द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है भाई, बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन इज 0.2। देखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 0.2 दिया हुआ है तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस होगा, 0.19 हो जाए, 0.18 हो जाए, होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हो तो इसका मीनिंग होगा कि यही हमारा म्यू एस है, यही हमारा म्यू के है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि ये म्यू एस म्यू के अलग अलग मिले। तो अगर एक ही दिया जाता है तो यही म्यू एस यही म्यू के दोनों समझा जाता है। मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन भी निकालना हो, एफ एस मैक्स अगर निकालना हो तो म्यू एस इंटू एन यूज़ करते हैं, तो म्यू इंटू एन यूज कर लेना भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं तो म्यू के इंटू एन यूज करते हैं, एक ही म्यू दिया है इसलिए म्यू इंटू एन ही यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से काम कर लेते हैं भाई। मीन्स एक ही अगर दिया है तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, काइनेटिक नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है खाली स्टैटिक ही यूज़ होता हो। लेकिन मैं ऐसे इन जनरल बात बताया कि कई बार क्वेश्चन में तुम्हें एक ही म्यू खाली दिया रहेगा, बस 0.5 है, 0.2 है, जो भी है, एक ही म्यू दिया है तो यही म्यू एस और यही म्यू के समझा जाएगा। ये जनरल बात मैंने बताया। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम लोग चलें तो क्वेश्चन में म्यू एस दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 ये दिया हुआ है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। मतलब वो ट्रक वाला जो एग्जाम्पल मैं लास्ट क्लास में बोल रहा था वैसा ही समझो, ट्रक के बदले में अब ट्रेन है तो कोई बात नहीं भाई, ट्रेन ही है, बड़ा सा ट्रेन है और इस ट्रेन में कनेक्टेड है मान लो इस तरह से और ये चल रहा है। तो इस ट्रेन में एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ट्रेन के फ्लोर पे समझो एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ट्रेन है ऐसे पैक्ड, तो ये ट्रेन की बात कर रहे हैं, इसमें ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस पे स्टेशनरी रह ले, उसके लिए द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, इस ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन AMX निकालना है सच दैट कि कोई स्लिपिंग ना हो, ब्लॉक जो रखा हुआ है वो स्टेशनरी ही चलता चला जाए। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन्स फ्लोर, फ्लोर और बॉक्स के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये दिया हुआ है 0.2, ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अब ये यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देने के बाद अब कितना मैक्सिमम ट्रेन का एक्सेलरेशन हो सकता है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। मतलब ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे। अगर ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा तो वो तो देखेगा कि ट्रेन भी जा रहा है साथ में बॉक्स भी जा रहा है, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है, दोनों ही मोशन में है। तो स्टेशनरी यहाँ बोलने का सेंस है कि इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में, ट्रेन के फ्लोर के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी रहे। मीन्स यहाँ पैसेंजर कोई खड़ा हो या बैठा हो तो उसको ये बॉक्स स्टेशनरी दिखे, ये कहने का मतलब है। देयर शुड बी नो स्लिपिंग, मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ही नहीं पिक्चर में, नहीं आना चाहिए। उसके लिए क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्वेश्चन तो समझ गए भाई, अब इस पे ट्राई करो, जरा सोचो क्या किया जाए। सोचो भाई क्या करना है इसमें। जी का वैल्यू 10, एक्सेलरेशन निकालने। देखो भाई ऐसे कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो, भैया ट्रेन में तो इंजन लगा हुआ है, इसका एक्सेलरेशन कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन कर दोगे तो ये इसके साथ चल नहीं पाएगा और ये स्लिप कर जाएगा बैकवर्ड। ट्रक भी हो, कम एक्सेलरेशन होगा साथ साथ जाएगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा स्लिपिंग हो जाएगा। अगर ये है ट्रेन का फ्लोर, ये अगर ट्रेन का फ्लोर है और इस पे एक ब्लॉक रख दें, ब्लॉक तो रखा जा सकता है, एक ब्लॉक रख दिया मान लो, ठीक है भाई, ये ब्लॉक रख दिया, इस पे ट्रेन के फ्लोर पे ब्लॉक रख दिया, तो 10 का कम एक्सेलरेशन है साथ जाएगा ब्लॉक,
ट्रेन का कम एक्सेलरेशन है, साथ जाएगा ब्लॉक। एक्सेलरेशन कम है, साथ जाएगा ब्लॉक। एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो देखना कैसे स्लिप करेगा। ये कम एक्सेलरेशन है, साथ जा रहा है। बिल्कुल, जब सर्टेन लिमिट से कम होता है एक्सेलरेशन तो साथ जाता है, लेकिन जब ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है तो स्लिप हो जाता है। ज़्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो स्लिप हो गया। किधर स्लिप हुआ भाई? स्लिप किधर हुआ? तो इसके रिलेटिव में बोले तो बैकवर्ड में स्लिप हुआ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोले तो फॉरवर्ड में ही जा रहा था। लेकिन ये चला, मान लो 10 के एक्सेलरेशन से, ये 2 के एक्सेलरेशन से चला, तो इसके रिलेटिव में ये स्लिप कर जाएगा ऐसे। तो वही ज़्यादा एक्सेलरेशन देंगे तो ये इस तरह से स्लिप कर गया तो उधर ही, ब्लॉक उधर ही गया। बट ये इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा था, इसलिए इस पर कम एक्सेलरेशन ब्लॉक का रहा, इसलिए ये ऐसे चल करके स्लिप हो गया। अब इस बात को हम लोग कैसे निकालें? तो देखो भाई, इसमें लगा है इंजन, तो एक्सेलरेशन 4, 6, 8, 10, 80, 20, 200, 500 कुछ भी कर सकता है भाई, जैसा रहेगा इंजन के हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन इस बॉक्स में कोई इंजन नहीं लगा हुआ है, कोई इंजन नहीं है, तो इस बॉक्स का एक्सेलरेशन तो फ्रिक्शन ही कराएगा भाई, क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का मोशन लेफ्टवर्ड होगा। मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन, फ्रिक्शन का डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज किधर भाई? तो ये है लेफ्टवर्ड, और जब ये लेफ्टवर्ड है देन फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? देन फ्रिक्शन, जो कि यहाँ पे अभी स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलें क्योंकि स्लिपिंग नहीं होने देना भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो किधर लगेगा भाई? तो जब इस ट्रक के रिस्पेक्ट में ये लेफ्टवर्ड में स्लिप होना चाहेगा, अभी देखा हम लोगों ने, ज़्यादा एक्सेलरेट कर दोगे तो ये उतना एक्सेलरेशन नहीं कर पाएगा, और इसके रिलेटिव में बैकवर्ड स्लिप हो जाएगा। देन फ्रिक्शन विल बी किधर भाई? तो राइटवर्ड। तो राइटवर्ड हो गया फ्रिक्शन का डायरेक्शन। तो इस ब्लॉक पे अगर बोलें तो फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। ये जो फ्रिक्शन है यही इस ब्लॉक को एक्सेलरेट कराएगा इसके साथ साथ चलने के लिए। अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो ये इस पे फ्रिक्शन जो है वो इसको 2 का प्रोवाइड कर सकता है, तो साथ साथ चलेगा। अब ये 3 हो गया, ये भी 3 दे सकता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन अब इतना लगेगा कि 3 का एक्सेलरेशन हो जाए। 4 कर दिया तो ये इतना लग जाएगा, अपना वैल्यू बढ़ा लिया स्टैटिक फ्रिक्शन कि भाई ये 4 का कर लिया और साथ साथ जा रहे हैं। लेकिन इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू है कुछ, वो कितना है भाई? तो म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन है। यहाँ पे 0.2 है, और एन का वैल्यू यहाँ पे भाई वर्टिकल फोर्स तो 2 ही हैं, नॉर्मल और एम जी। मास कितना है? कुछ दिया है? नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं है, मास एम ले लेंगे। तो यहाँ पे ये है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो लग सकता है वो ये है। मीन्स ये जो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है और यही फ्रिक्शन इसका एक्सेलरेशन कॉज करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वही हमारा कॉज कर रहा है एक्सेलरेशन, कॉजेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स। इसका पर्पस क्या है? टू मूव विद ट्रेन, टू मूव विद ट्रेन, ट्रेन के साथ मूव कराने वाला यही है, एंड अवॉइड रिलेटिव स्लिपिंग, रिलेटिव स्लिपिंग अवॉइड कर सके और ये ट्रेन के साथ जा सके। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है बॉक्स पे जो लग रहा है, जो इसको साथ ले जाना चाहता है। तो भैया देखो ये इंजन है, एक्सेलरेट करके ले जाएगा ट्रक को, ट्रेन को, बट बॉक्स में सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जो इसको एक्सेलरेट कराने का कोशिश करेगा कि साथ साथ जाए। कम एक्सेलरेशन होगा, साथ साथ जाएगा। ज़्यादा एक्सेलरेशन कर दोगे तो भैया इसका तो लिमिट है ना, इसका लिमिट है। अब देखो मैं निकाल सकता हूँ कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ब्लॉक के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं
तो क्या हो जाएगा भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा तब जब मैक्सिमम फोर्स इस पे स्टैटिक लगे, क्योंकि मैक्सिमम अगर 2 न्यूटन लगेगा कम एक्सेलरेशन, 5 न्यूटन लगेगा थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेशन, 7 न्यूटन लगेगा थोड़ा और ज़्यादा एक्सेलरेशन, लेकिन मैक्सिमम 10 लग सकता है अगर, तो 10 लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 जो एक्सेलरेशन कॉज करेगा वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका होगा, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास बोलेंगे, यही होगा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल चुके हो 0.2 इंटू एम जी, 0.2 इंटू एम जी डिवाइडेड बाई एम करेंगे, एम कैंसिल हो गया, इसलिए ये नहीं दिया था एम कि एम तो कैंसिल ही हो जाने। 0.2 इंटू जी का वैल्यू 10 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका हो सकता है? बॉक्स का। ट्रेन का तो कुछ भी हो सकता है भाई, इंजन लगाए हो या धक्का लगवा रहे हो तो ट्रेन का कुछ भी एक्सेलरेशन हो सकता है, बट बॉक्स का एक्सेलरेशन जो कि फ्रिक्शन कॉज कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉज कर रहा है, वो मैक्सिमम इतना ही दे सकता, इससे ज़्यादा ये दे ही नहीं सकता, इतना ही एक्सेलरेशन हो सकता है। तो अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन इतना है मैक्सिमम वाला या इससे कम है तो साथ साथ चलेंगे। अगर ये 10 न्यूटन है लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो कॉज कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो भैया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है ट्रेन का, साथ साथ चलेगा। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो साथ साथ चलेगा और फ्रिक्शन उतना ही लगेगा कि 1 का एक्सेलरेशन हो। लेकिन अगर ट्रक का एक्सेलरेशन ट्रेन का एक्सेलरेशन 2 से ज़्यादा है तो इसका तो मैक्सिमम 2 ही मिल सकता है। अब ये 3 कर लिया तो ये कहाँ से 3 करेगा साथ जाने के लिए? ये तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस पे तो फ्रिक्शन ही है जो इसको करा रहा है एक्सेलरेशन, और वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा दे नहीं सकता। तो उस कंडीशन में स्लिपिंग हो जाएगा, उस कंडीशन में स्लिपिंग हो जाएगा। इसलिए अगर सेफ रहना है, फॉर सेफ मूवमेंट मीन्स कोई स्लिपिंग ना हो, फॉर नो रिलेटिव स्लिपिंग, अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होना है तो इसका मतलब है कि ट्रेन का एक्सेलरेशन भी 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से ज़्यादा अगर किया, 3 का एक्सेलरेशन ट्रेन करना चाहेगा तो ये जवाब दे देगा भैया मेरे लिमिट में नहीं है, इतना तुम्हें मैं नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन दे सकता कि तुम्हें इसके साथ ले जा सकूं। मैक्सिमम वैल्यू था वो दे दिया म्यू इंटू एम जी, और उससे जो एक्सेलरेशन कॉज हुआ वो यही हुआ 2 का। इसलिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर नो रिलेटिव स्लिपिंग, ट्रेन जो है उसका एक्सेलरेशन, ट्रेन शुड हैव एक्सेलरेशन, जो ट्रेन होना चाहिए एक्सेलरेशन वो लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसलिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो ट्रेन का भी हो सकता है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो सकता है। इतना तक करोगे तो कंबाइंड मोशन होगा। टू मेंटेन कंबाइंड मोशन, कंबाइंड मोशन मतलब एक साथ मोशन कंबाइंड होकर के, कंबाइंड मोशन अगर हम लोग रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, मोशन ऑफ बॉक्स एंड ट्रेन। देखो समझ गए होगे, हम लोग का सिचुएशन जो एनालाइज करके ये आया फाइनली कंक्लूजन कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया था, तो इससे यहाँ का हम लोग फ्रिक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं मैक्सिमम। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही होता है, लेकिन ये 0 से कहाँ तक भाई, म्यू एस इंटू एन तक, इतना ही वैल्यू में एडजस्ट करता रहता है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो अभी अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन कम रहता है, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तब अगर फ्रिक्शन निकाला जाता कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो भैया ट्रक जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका लिमिटिंग एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 हो सकता है। तो जब ये 1 से जा रहा है तो ये 2 से नहीं जाएगा, ये 1 से ही जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो तब मिलेगा ना जब उसकी ज़रूरत होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन का तो यही नेचर होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। अगर ट्रेन 1 के एक्सेलरेशन से जा रहा है तो यहाँ भी उतना ही फ्रिक्शन लगेगा कि 1 का एक्सेलरेशन हो, तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना ब्लॉक का, तो m है जो भी है मास, और एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ट्रेन का है तो ये 1 इसके साथ मिलता रहेगा। अगर मान लो मास था 2 kg बॉक्स का, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता, फ्रिक्शन फोर्स। अगर मान लो एक्सेलरेशन अब मान लो 1.5 हो गया, तो 1.5 इंटू ये हो जाएगा 2 दैट इज 3 न्यूटन लग जाएगा।
और अगर मान लो एक्सेलरेशन 2 हो गया, ट्रेन का एक्सेलरेशन 2, तो भी इस पर कितना फ्रिक्शन लगेगा भाई? तो 2 इंटू मास करेंगे और इससे हो जाएगा 4 न्यूटन। लेकिन आप 2 से ज़्यादा जैसे ही करोगे तो 2 से ज़्यादा तो तुम्हारा एक्सेलरेशन इसका हो ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जो हमारा म्यू का वैल्यू है उसके हिसाब से 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन हो नहीं सकता। अब ट्रेन का तो भाई नहीं, मैं तो इसको ज़्यादा एक्सेलरेशन से ले जाऊँगा, तो ज़्यादा एक्सेलरेशन से ले जाओगे तो ले जाओ, ये नहीं दे सकता उतना एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? ये तो 2 से चलेगा और ये 5 का एक्सेलरेशन रख ले, तो ये 5 के एक्सेलरेशन से, ये 2 के एक्सेलरेशन से, इसका मतलब कि ये आगे बढ़ जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, इसके रिलेटिव में स्लिप कर जाएगा बैकवर्ड। बोलो क्लियर हुआ? मतलब ये हुआ फाइनली, एक्सेलरेशन अगर साथ जाना है, कंबाइंड होके जाना है, नो स्लिपिंग करके जाना है, साथ साथ कैरी करके ले जाना है, तो ट्रक का एक्सेलरेशन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉक्स का एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड कर सकता है वो है 2। तो 2 से ज़्यादा ट्रेन का एक्सेलरेशन ना हो तभी साथ चल पाएगा, अदरवाइज स्लिपिंग हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, आगे बढ़े। बोलो भाई, बोलो पीयूष, बोलो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। किसी को कोई डाउट रहेगा तो बोल दिया करेगा भाई, वेट करने में 4 मिनट नहीं खराब करने हैं। एक और क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व किया जाए। एक मंकी है, एक रोप को पकड़ रखा है, देख रहे हो, ए मंकी ऑफ मास 40 kg, मंकी का मास जरूर है 40 kg। 40 kg मंकी क्लाइम्स ऑन ए मासलेस रोप। अच्छा भाई, मासलेस रोप है, समझो प्लास्टिक का, समझो रोप है, बहुत लाइट प्लास्टिक है, मासलेस है, नेग्लिजिबल मास वाला है, और इस पे ये, ठीक है भाई, इस पे क्लाइम करना चाह रहा है, तो कैन स्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 500 न्यूटन। ये जो रोप है वो मैक्सिमम टेंशन, कितना मैक्सिमम ये टेंशन बियर कर सकता है रोप, तो वो है 500 न्यूटन। इट मीन्स 500 न्यूटन से ज़्यादा हुआ तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा। तो स्ट्रिंग क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा, अगर 500 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन का वैल्यू हो जाए तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द रोप ब्रेक, इनमें से कौन से केस में रोप ब्रेक हो जाएगा? इट मीन्स तुम्हें हर केस में टेंशन का वैल्यू निकालना होगा। जिस केस में टेंशन का वैल्यू 500 या उससे ज़्यादा होने का टेंडेंसी हो, ब्रेक कर जाएगा। यही हुआ मीनिंग। 40 kg का मंकी है, अगर ये चुपचाप से ऐसे भी रहे, लटका रहे, हैंग किया रहे, स्टेशनरी रहे, तब भी 40 न्यूटन का है, 40 kg का है ये मंकी। अब जब 40 kg का है तो इसका वेट फोर्स कितना होगा भाई? तो 40 इंटू जी, दैट इज 400 न्यूटन है। 400 न्यूटन है, तो इसको स्टेशनरी रखने के लिए टेंशन का वैल्यू हमारा 400 न्यूटन होना चाहिए। तो चलो भाई, स्टेशनरी अगर रहना चाहे तो मंकी तो अलाउड है, ये रह जाएगा, और इधर 400 रहेगा, स्ट्रिंग ब्रेक नहीं करेगा, रोप ब्रेक नहीं करेगा, और लटका रहेगा चुपचाप से, तो ये तो अलाउड रहेगा। लेकिन अगर ये एक्सेलरेट करके ऊपर जाना चाहे, ऊपर मंकी कब जा पाएगा? एक्सेलरेट ऊपर कब होगा? जब टेंशन का वैल्यू ज़्यादा करेगा, तब इस 400 न्यूटन से ज़्यादा होगा, तभी तो नेट फोर्स आएगा अपवर्ड में, और उससे वो एक्सेलरेट होगा अपवर्ड। इट मीन्स मंकी को 400 न्यूटन तो भाई ऐसे रखना ही है टेंशन, लेकिन 400 से भी ज़्यादा फोर्स लगाओ, 450 का फोर्स लगाओ। तो मंकी जब 450 का फोर्स लगाया, देखते होगे जब ट्रेनिंग होता है आर्मी में, तो उसमें करते हैं फोर्स ज़्यादा लगा करके अपने आप को लिफ्ट करते हैं ऊपर। तो जब ये ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी तुम पे, जब तुम 450 लगाओगे तो तुम पे स्ट्रिंग 450 लगाएगा अपवर्ड में, तुम्हारा अपना वेट है 400, तो 50 का जो नेट फोर्स मिला उससे एक्सेलरेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन जो अपवर्ड होगा उसमें, उस केस में एग्जांपल ऐसे ही बता रहा हूँ, 450 का अगर तुमने टेंशन ऐसे लगाया फोर्स, तो ये भी 450 का लगेगा। 450 माइनस ये वेट 400, 50 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लगा, डिवाइडेड बाई मास, इतना एक्सेलरेशन हो गया। 10 डिवाइडेड बाई 40 यानी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया अपवर्ड में। अगर ये 450 लगाएगा तो अभी डिफरेंट केस है, डिफरेंट केस में हम लोग देखें क्या क्या करना है, क्या क्या दिया हुआ है। जिस केस में टेंशन का वैल्यू, अब कोई बोलेगा नहीं भैया मंकी 10 के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे, भैया 10 का एक्सेलरेशन के लिए तो तुम्हें फोर्स भी चाहिए, तो ज़्यादा टेंशन इसका मतलब लगाओगे तो स्ट्रिंग ब्रेक भी कर सकता है।
तो देखा जाए, हर केस में देखा जाए। फर्स्ट केस देखो, सिचुएशन तो क्लियर है, मंकी है ऐसे रोप पे, कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप से बैठा है, तब भी 400 न्यूटन टेंशन है, सेफ है, सेफ लिमिट में है, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन 500 बियर कर सकता है। मंकी इज फर्स्ट कंडीशन, मंकी क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से। तो उस कंडीशन में हम लोग एक केस में निकालेंगे टेंशन का वैल्यू कितना होगा। तो ये मंकी है, इस पे लगता हुआ ये, और ये टेंशन अभी 400 तो जब स्टेशनरी रहता है तो होता है, अभी क्या है तो वो हम लोग निकालें T1 का वैल्यू। तो इसके लिए ये पता लगा कि भाई फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन है इधर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भैया। तो इस कंडीशन में निकालेंगे T1 माइनस वेट इज द नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मैं लिख रहा हूँ नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, मास इनटू एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में T1 माइनस 400 इज इक्वल टू मास 40 इंटू एक्सेलरेशन जो दिया है 5, क्योंकि 5 के एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये देख रहे हैं। तो इससे टेंशन का वैल्यू मिला हमें कितना भाई, तो 400 ये और प्लस ये 200, दैट इज क्या मिला भाई 600। तो 600 न्यूटन है, इसका मतलब कि इस कंडीशन में ब्रेक कर जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द रोप ब्रेक। तो फर्स्ट केस में तो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 600 न्यूटन टेंशन यहाँ पे बनेगा ऐसे एक्सेलरेशन के लिए। 600 न्यूटन जो टेंशन है वो बियर नहीं कर पाएगा और ऐसे कंडीशन में ब्रेक हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो करेक्ट है। बाकियों का भी चेक करेंगे, बाकियों का भी चेक कर लिया जाए, कोई बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर है भाई, बोलो। तो भैया अब इसमें भी देखा जाए, बी वाले में भी वैसे ही निकाल लो। मंकी क्लाइव्स डाउनवर्ड जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड में। अच्छा भाई, तो अगर डाउनवर्ड में है तो ये तो वेट लग रहा था 400 न्यूटन, टेंशन इधर मान लो T2 केस में, सेकंड केस में T2 है टेंशन, T2 का वैल्यू चाहिए, और ये एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कितना भाई, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही हम लोग नेट फोर्स लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नेट फोर्स लिखूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा 400, क्योंकि डाउनवर्ड में लिख रहे हो, तो जो डाउनवर्ड है पॉजिटिव, माइनस टेंशन ऊपर T2 इज इक्वल टू मास 40 kg था और एक्सेलरेशन है 5। इट मीन्स T2 का वैल्यू क्या मिला भाई, तो 400 माइनस 200, तो इससे मिला हमें 200। तो 200 न्यूटन का टेंशन तो इसके लिए सेफ है, इसलिए ऐसे कंडीशन में ब्रेक नहीं करेगा, सेफ मोशन होना भी चाहिए। जब अपने आप को बैलेंस ही किए हुए हैं 400 न्यूटन से टेंशन लगा के बैलेंस किए हुए, अब नीचे जब जाना है तो स्ट्रिंग को और लूज करना पड़ेगा और कम टेंशन लगाना पड़ेगा, ताकि वेट ज़्यादा हो जाए और स्ट्रिंग हम पे कम फोर्स लगा। तो थोड़ा लूज छोड़ोगे तो 400 इधर 200, तो नीचे का एक्सेलरेशन मिलेगा, इसलिए ये हुआ सेफ। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। ये भी तो देखा करो, ये भी तो देखा करो कि ये अपवर्ड में लिख रहे हैं नेट फोर्स, तो अपवर्ड का नेट फोर्स लिखना है, क्योंकि यहाँ अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, हम लोग अपवर्ड फोर्स इंटरेस्टेड हैं, अपवर्ड में नेट फोर्स चाहिए। तो T1 माइनस 400 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, तो जब डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है तो हम लोग लिखना चाहेंगे डाउनवर्ड में। ये भी तो देख रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ क्या, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब डाउनवर्ड में नेट फोर्स लिखना चाह रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स विल बी टेकन पॉजिटिव, अपवर्ड विल बी टेकन नेगेटिव। जो यहाँ लिखते हैं, इसलिए इसके पहले लिखते हैं कि ये पता रहे तुम्हें कि किधर नेट फोर्स लिख रहा हूँ, और जिधर एक्सेलरेशन होता है ना उधर ही नेट फोर्स लिखने में फ़ायदा है कि नेट फोर्स लिखो, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखो। अगर यहाँ मैं अपवर्ड लिखूँगा, अगर यहाँ पे मैं अपवर्ड लिखना चाहूँगा तो लिखने के लिए मना नहीं है, आप लिख सकते हो थ्योरेटिकली। अपवर्ड लिखूँगा तो लिखूँगा मैं T2 माइनस 400, T2 माइनस 400 इज इक्वल टू मास 40 और इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो भाई इधर डाउनवर्ड है, क्वेश्चन कह रहा है, और तुम अपवर्ड में लिख रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें -5 लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन।
अगर तुम अपवर्ड में लिखोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू अपवर्ड में कितना है, -5, क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि 5 से डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। तो इस हिसाब से T2 निकालोगे तो फिर तुम्हें मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये 400 और -200 मिल जाएगा तुम्हें 200। तो आप अपवर्ड भी लिख सकते हो, डाउनवर्ड भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, पहले भी कहा है कि जिधर एक्सेलरेशन हो रहा हो उधर ही लिखेंगे नेट फोर्स। तो क्या करना होगा, सिर्फ नेट में आपको साइन देखने पड़ेंगे कि अच्छा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो भाई जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही नेट लिख रहे हैं, तो उधर का एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे आपको साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिधर एक्सेलरेशन उधर ही लिखेंगे, तो सीधा एक्सेलरेशन लिख देंगे। अगर तुम अपोजिट में लिखोगे तो एक्सेलरेशन माइनस लिखने पड़ेंगे। तो इसमें क्यों चक्कर लगाएं, इसलिए ज़्यादातर बुक में या ज़्यादातर टीचर आपको क्या करेंगे कि जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही लिख देना चाहिए, सीधा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर ये ब्लॉक अपवर्ड, ये मंकी अपवर्ड एक्सेलरेशन था फर्स्ट वाले केस में, अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा था 5 से, तो मैंने अपवर्ड में ही लिखा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अपवर्ड का। डाउनवर्ड में इधर एक्सेलरेशन दिया है क्वेश्चन में कि डाउनवर्ड जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन, तो भैया डाउनवर्ड में ही नेट फोर्स लिख दिया। तो ये जो लिखा है ना, इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 400 माइनस T2 किया है। अगर आप चाहते हैं कि T2 माइनस 400 करें ऐसे इसी की तरह, तो यहाँ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, अगर पॉजिटिव लिखोगे तो ये वाला हो जाएगा अपवर्ड एक्सेलरेशन, निगेटिव यहाँ लिखोगे तभी तो ये वाला कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? नहीं, जो डाउट पूछ रही थी तुम्हें समझ में आया हविशा, बोलो। Yes, sir. आप वही चीज़ आप यहाँ चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन 5 लिखोगे तो भैया अपवर्ड के हिसाब से लिखा हुआ है, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है तो मास इनटू 5 लिख दो, तो ये अपवर्ड एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट हो गया। और -5 लिखोगे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसलिए एज ए वर्किंग रूल तुम माइंड में सारे लोग सेट कर लो कि जिधर एक्सेलरेशन है ब्लॉक का उधर ही लिख दो, सीधा नेट फोर्स तुम्हें लिखना है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से तुम्हें 200 न्यूटन आया, जो कि लेस देन 500 न्यूटन है, इसलिए सेफ। चलो भाई, इसका भी काम खत्म हुआ। मंकी क्लाइम्स अब विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड का यूनिफॉर्म स्पीड है अपवर्ड में, 5 मीटर पर सेकंड का यूनिफॉर्म स्पीड है अपवर्ड में। अब बताओ इसमें सेफ रहेगा कि नहीं? इसमें सेफ रहेगा कि नहीं मंकी? तो आप क्या करेंगे? इसमें भी बताओ भाई, सेफ रहेगा कि नहीं? इसमें सेफ रहेगा। क्यों सेफ रहेगा? क्योंकि अपवर्ड वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन जो अपवर्ड है वो 0 है। with a uniform speed of 5 मीटर पर सेकंड climbs up with a uniform speed, मतलब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो सीधा लिखेंगे यहाँ पे कि टेंशन -400 अगर अपवर्ड फोर्स लिख रहे हो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 0। कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी थोड़ी आता है TF इज इक्वल टू mm में, वेलोसिटी थोड़ी आता है, एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन तो 0 था, इसलिए टेंशन का वैल्यू वैसा ही 400 न्यूटन आएगा जैसा कि स्टेशनरी होता। स्टेशनरी में भी एक्सेलरेशन 0 और कांस्टेंट वेलोसिटी वाले में भी एक्सेलरेशन 0। तो ये टेंशन 400 सेफ है, तो ये भी सेफ रहेगा। मंकी फॉल्स डाउन द रोप फ्रीली अंडर ग्रेविटी। फॉल्स डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी का मतलब है कि फ्री फॉल करने लग जाए, मतलब मंकी रोप ही छोड़ दे। जब रोप छोड़ देगा तभी ना फ्री फॉल करेगा, तो उस कंडीशन में टेंशन ही 0 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो छोड़ दिया। अब फोर्स लगाओगे स्ट्रिंग में तब तो स्ट्रिंग तुमको फोर्स लगाएगा, तुमने तो फोर्स ही लगाना बंद कर दिया। फ्री फॉल का मतलब है कोई फोर्स नहीं, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स। तो इसने रोप छोड़ दिया। ऐसे भी तुम अगर निकालना चाहो इसमें नेट फोर्स डाउनवर्ड में लिखो, मास इनटू एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड में लिखो, तो नेट फोर्स हो गया mg माइनस मान लो टेंशन अगर T4 लिखते हो आप, mg जो हमारा 400 न्यूटन है माइनस T4 अगर टेंशन समझते हो, तो मास इनटू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में g है, क्योंकि फ्री फॉल का मतलब है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g, तो इससे टेंशन मिल जाएगा T4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि mg माइनस T4 इज इक्वल टू mg।
तो T4 इज इक्वल टू 0। सो जीरो टेंशन, तो जीरो टेंशन में क्या हो, तो ऐसे ही नहीं टूटेगा, तो ये तो सेफ रहेगा ही रहेगा, तो ये भी सेफ है। तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही है जिसमें ये ब्रेक करेगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा था किस में ब्रेक करेगा। क्लियर है यहाँ तक भाई? आपको ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी दिया जाए मीन्स जीरो एक्सेलरेशन। यहाँ अपवर्ड एक्सेलरेशन था पॉजिटिव तो टेंशन 600 न्यूटन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो टेंशन 200, और कांस्टेंट वेलोसिटी या रुका हुआ रहे स्टेशनरी तो टेंशन 400। तो 400 से कम टेंशन लगाओगे डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा, 200 लगाए तो। टेंशन से ज़्यादा फोर्स लगाओगे, वेट से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी अपवर्ड एक्सेलरेट होगे, और बहुत ज़्यादा लगा दिया, 500 से ज़्यादा टेंशन की रिक्वायरमेंट बन गई तो तुम स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा और गिर जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तब आगे का हम लोग देखेंगे। चलो भाई एक और क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ट्राई करो। ए पर्सन ऑफ मास 450 kg, ए पर्सन ऑफ मास 50 kg स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल। अच्छा, वेइंग स्केल आ गया, जैसे ही वेइंग स्केल आया तो कुछ लोगों का काम करना बंद कर देगा। तो तेरा एक नोट का पॉइंट हम लोग लिख लें कि आखिर में वेइंग मशीन क्या बताता है। वेइंग मशीन, आप जाते हो डॉक्टर के पास, ऐसा रहता है एक स्टैंड, या एयरपोर्ट पे या रेलवे प्लेटफॉर्म पे ऐसा रहता है, इसमें कॉइन डालना होता है। पहले ज़माने में तो कॉइन ही होता था, आजकल पता नहीं क्या होता है, जो हुई है। तो इस पे जा कर के रमेश खड़ा हो जाता है और इधर से एक टिकट निकलता है, इसके हाथ में आ जाता है। इस टिकट में लिखा हुआ होता है 45 kg या 55 kg या 56 kg, कुछ तो दिया रहता है, टिकट में लिखा होता है। तुमने यूज किया होगा कहीं। तो ये बता देता है वेट। कैसे बता देता है, क्या बताता है, क्या मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है? तो भैया आप ये ध्यान रखना, 2 तरह के वेइंग मशीन फेमस हैं। 2 तरह के, इस तरह का वेट लेने के लिए मैन का 2 तरह का वेइंग मशीन। एक और होता है इस तरह का है, फिक्स्ड है, इसमें लगा हुआ है स्प्रिंग। जैसे वो कबाड़ी वाला आता है तो उसको न्यूज़पेपर आप एक बैग में भर के और उसका उठाता है, इसमें बैग भर करके उठा लिया और यहाँ पे रीडिंग दिखा देता है भाई कि कितना इसका वेट है। ये 2 तरह के वेइंग मशीन होते हैं। इनमें रीडिंग क्या होता है, पहले ये बात को हम लोग समझ लें तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो भाई, इस तरह का जो वेइंग मशीन होता है जिसमें आप खड़े होते हैं, इसमें देखा ये जाता है क्या मेजर होता है भाई, तो वो ज़रा समझो हम लोग। इसमें हम लोग जो मिलता है वो होता है नॉर्मल, इसको कितना लगाना पड़ रहा है। ये नॉर्मल मान लो N1 है, तो इसमें जो रीडिंग आता है, ध्यान देना, ये जो रीडिंग होता है नॉर्मल जितना लगाएगा ये प्लेटफॉर्म इस मैन को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, नीचे तो जाने नहीं देगा, कितना फोर्स अपवर्ड इसको लगाना पड़ रहा है उतना न्यूटन इसका रीडिंग होगा। अगर न्यूटन में रीडिंग है तो N' ही है, और रीडिंग हमारा केजी में भी होता है, तो वो होता है जो नॉर्मल लगाएगा उतना डिवाइडेड बाई 9.8 kg। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 40 kg का मैन है भाई, जब 40 kg का मैन है तो 40 kg मैन का अपना वेट जो लग रहा है, इस पे जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, वेट फोर्स, वो तो भाई हमारा mg लग जाएगा, यानी कि 40 kg का 40 × 9.8 न्यूटन ये लग जाएगा। ये वेट फोर्स है, और इस प्लेटफॉर्म को लगाना पड़ रहा है नॉर्मल, और इससे हो क्या रहा है भाई, यही 2 तो फोर्स लग रहा है। एक तो इसका अपना फोर्स वेट फोर्स है, अपना वेट फोर्स जो अर्थ ने लगाया, और दूसरा इस प्लेटफॉर्म ने लगाया, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो मैं इस मैन सिस्टम के लिए लिखूंगा अगर इक्वेशन मैन सिस्टम के लिए, क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिए, तो मैन सिस्टम पे लगने वाला ये FBD है, फ्री बॉडी डायग्राम है। अगर मैं इस पे लिखूंगा नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या लिखूंगा भाई, तो लिखूंगा N1 माइनस वेट फोर्स दैट इज 40 × 9.8, ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है भाई, 0 है, क्योंकि ये वेइंग मशीन पे खड़ा है भाई, जा थोड़ी रहा है कहीं, एक्सेलरेट थोड़ी हो रहा है।
तो इसलिए यहाँ से N1 का वैल्यू तुम्हें मिलेगा, N1 का वैल्यू मिला 40, ये 0 है, ये उधर जाएगा, 40 × 9.8 मिला। N1 का वैल्यू मिला 40 × 9.8, इसलिए रीडिंग अगर kg में चाहिए तो N1 डिवाइडेड बाई 9.8 kg, मतलब N1 तो था 40 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 डिवाइडेड बाई ये 9.8 कैंसिल होगा और रीडिंग आ जाएगा कितना भाई, तो 40 kg, 40 kg का आ जाएगा रीडिंग। तो इसलिए ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है नॉर्मल। अगर तुम्हें चाहिए अगर फोर्स न्यूटन में, तो न्यूटन में अगर रीडिंग अगर देने वाला हो तो डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू जो इसको लगाना पड़ रहा है वो देगा, और अगर इसको केजी में देना हुआ तो वही फोर्स डिवाइडेड बाई 9.8 कर देगा और इसको मिल जाएगा रीडिंग। इसका तो ये रीडिंग, आपको जितना नॉर्मल फोर्स लगाना होगा। अब कई बार होता है कि मैन नीचे उतर जाएगा और हाथ से इस प्लेटफॉर्म को प्रेस करेगा। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास या अपने घर में भी रखते हैं लोग, वेइंग मशीन रखते हैं, उस पर चढ़ गए भाई 60 kg है आज, नेक्स्ट मंथ में क्या होता है, तो उसके लिए यही काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, मशीन से उतर जाएंगे, उसके बाद हाथ से प्रेस करेंगे, देखते हैं तो 5 kg 2 kg 3 kg, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा kg, तुम जितना फोर्स लगाओगे उतना ये भी फोर्स लगाएगा प्लेटफॉर्म, वो जितना फोर्स लगाएगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग देगा। ये तो इसकी बात होगी। इसकी बात तो ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है तो इसमें क्या होता है कि जितना भी, मान लो अगर तुम्हारा यहाँ पे 50 kg, तुमने न्यूज़पेपर मान लो 50 kg है, ये बैग उठाया, तो भैया इसमें 50 kg स्प्रिंग में 50 kg का फोर्स लगेगा। यहाँ पे टेंशन जो डेवलप होगा वो 50 kg के कॉरस्पॉन्डिंग 500 न्यूटन का टेंशन डेवलप होगा, 500 न्यूटन टेंशन होगा, तो 500 न्यूटन ये टेंशन का वैल्यू हो गया। तो इस स्प्रिंग का क्या होगा वो ज़रा समझो। इसके अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ है, इधर से 500 लगा रहे हो इस स्प्रिंग सिस्टम पे, और इधर से ये इसको पकड़ के न्यूज़पेपर वाला जब बैग लटकाता है तो ऐसे बैग में फंसा दिया और ऐसे दिखाने नहीं लगता कि ये फ्लोर पे ही पड़ा हुआ है, और ऐसे दिखाने लगे देखो भैया कितना है, ये तो 10 kg है, तो आप नहीं मानोगे, आप बोलोगे कि हवा में उठाओ, पहले उठाओ बैग को, पूरा उठाओ। जब पूरा उठता है तो पूरा इस पे वेट लगता है, पूरा उतना ही ये फोर्स लगाता है, तब ये एयर में इक्विलिब्रियम में आता है, तब देखते हो कितना रीडिंग। इसलिए अगर ये 500 है वेट तो ये भी 500 लगाएगा, और तब इस कंडीशन में स्प्रिंग का क्या होगा, स्ट्रेचिंग होता है। स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होता है, अंदर अंदर ही स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होगा तो तुम्हारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे रीडिंग दिखाता है। जितना ज़्यादा ये, इधर से तो फिक्स्ड है, इधर जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर पाएगा उतना ही नीचे आएगा ये, और उसके हिसाब से 10 kg 20 kg 30 kg बना रहता है, बताएगा। तो ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है, स्ट्रेचिंग फोर्स एक तरफ से तो फिक्स्ड है, ऊपर की तरफ से फिक्स्ड है, ये जब स्ट्रेच होगा तो ये ज़्यादा नीचे आ गया ऐसे, तो इसके साथ इंडिकेटर लगा हुआ है भाई, कितना स्ट्रेचिंग होगा इसके साथ इंडिकेटर लगा हुआ है, उस हिसाब से ये इंडिकेटर बताएगा कि कितना वेट, कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है। तो ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स होता है, मान लो F0, तो इधर से भी है F0, तो यहाँ का रीडिंग जो होता है, ध्यान देना, जब भी ऐसा आ जाए वेइंग मशीन रीडिंग पूछे तो रीडिंग इज़ इक्वल टू जितना फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है F0, तो F0 डिवाइडेड बाई 9.8 kg, ये इसका रीडिंग होता है, F0 डिवाइडेड बाई 9.8 kg। अब मान लो 50 kg था तो 500 वेट, यानी कि 50 इंटू 9.8 बोले, 50 इंटू 9.8 इतना टेंशन यहाँ पर डेवलप हुआ है, इसको सिस्टम बनाओ तो इतना टेंशन है, तभी तो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, और इसको सिस्टम बनाओ तो इधर 50 इंटू 9.8 लग रहा है, ये है वेट F0, तो यही भी उतना ही लगाएगा 50 इंटू 9.8, तभी एयर में इक्विलिब्रियम में ला पाएगा, और तब रीडिंग क्या होगा, तो 50 इंटू 9.8, 50 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 9.8 मिल करके आ गया 50 kg, और ये बता देगा कि 50 kg है। इसलिए स्प्रिंग वाले में स्ट्रेचिंग फोर्स डिवाइडेड बाई 9.8, इस वाले में नॉर्मल कितना लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 9.8 kg। अगर न्यूटन में है तो जो kg का रीडिंग उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये अगर हम लोग न्यूटन में बोलें तो ये वाला मिल जाएगा सीधा रीडिंग।
ज़्यादातर केजी में रीडिंग होता है, इसलिए डिवाइडेड बाई 9.8 करना पड़ता है। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है वेइंग मशीन? तो जब वेइंग मशीन का जब भी आए तो आप यही काम करेंगे। अब ये क्लियर तो मैं हटा रहा हूँ और अब इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या जो लिखा हुआ है आपने लिखा ही होगा साथ साथ में, तो ठीक है भाई। नहीं लिखे हैं तो रिकॉर्डिंग जो भेजते हैं उसको आप एक बार प्ले करके और नोट बना लिया करो, क्योंकि जो मेन काम आएगा अभी का समझना काम नहीं आएगा। जो नोट्स बनेंगे आपके वो रिवाइज करते रहोगे, वही काम आएगा। एक बार समझना तो आसान होता है, उसको रिटेन करना तब। समझ जाने से और चुपचाप से बैठ जाने से नहीं होता है काम। समझ करके और उसको अप्लाई भी करते रहने पड़ेंगे, तब जाके वो माइंड में रहेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज देखते हैं। ए पर्सन ऑफ मास 50 kg स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल। ठीक है भाई, एक ये वेइंग स्केल है समझो, और इस पे वो पर्सन 50 kg का है, खड़ा हो गया। ठीक है भाई, ऑन ए लिफ्ट। अच्छा, अब लिफ्ट में भी आ गए, लिफ्ट में चले गए, फ्लोर पे नहीं है। एंड लिफ्ट इज असेंडिंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये पूरा लिफ्ट भी जो है ना वो एक्सेलरेट कर रहा है, अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। क्वेश्चन दे दिया है कि ये एक्सेलरेशन है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। द लिफ्ट इज असेंडिंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन? वेइंग स्केल का रीडिंग क्या होगा? मतलब 50 kg का मैन है तो क्या 50 kg होगा या 60 kg होगा या 95 kg होगा या 100 kg होगा, क्या होगा? तो आपको पता है, आप सोचो कि मैन 50 kg का है तो 50 तो रीडिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है भाई। नॉर्मल कितना लगाना पड़ेगा वो डिसाइड करेगा। 50 kg है इस पे, चलो भाई इस पे अगर हम लोग मैन सिस्टम पे लगने वाला फोर्स को देखें तो इस मैन सिस्टम पे लगने वाला जो फोर्स है, ध्यान देना, उसका यूज़ करके हम लोग इस पे जो नॉर्मल लग रहा है, मान लो N2, ये हमारा निकालना पर्पस है। रीडिंग चाहिए तो ये चाहिए, पहले ये निकालेंगे तभी बात होगी। तो यहाँ पे इसका अपना वेट फोर्स जो काम कर रहा है, वेट वो कितना काम कर रहा होगा भाई? तो 50 × 9.8, 10 लेके चले, जी का वैल्यू यहाँ पे 10 लेना है, इसलिए 500 न्यूटन का इसका वेट है भाई। और एक ये फोर्स लगाया, लेकिन ये एक्सेलरेट हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी दे दिया हुआ है, अपवर्ड में एक्सेलरेशन है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं इस नॉर्मल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा? इक्वेशन लिखना पड़ेगा भाई। एक्सेलरेशन भी है इसका, इक्विलिब्रियम में थोड़ी है ये। इक्विलिब्रियम में अगर होता नो एक्सेलरेशन तो बोल देते कि नॉर्मल इक्वल टू दिस वेट। जब ये पता हो कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, रेस्ट में है पड़ा हुआ, फ्लोर पे खड़ा है, अगर फ्लोर पे खड़ा होता तो बोल देते नॉर्मल इज इक्वल टू दिस वेट, तो 500 हो जाता, उस हिसाब से रीडिंग मिल जाता। लेकिन ये फ्लोर पे नहीं है, रेस्ट में, ये तो लिफ्ट में है और लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसके लिए लिखो इक्वेशन भाई, अपवर्ड में है एक्सेलरेशन तो नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये मत सोचना कि F = ma खत्म हो गया। अरे भाई ये खत्म ही नहीं होता, F = ma शुरू होता है, खत्म नहीं होता, चलता ही रहता है। और दूसरे चैप्टर में भी आ जाता है, कहीं तीसरे चैप्टर में भी आ जाएगा, वो चलता ही रहेगा। अब जब शुरू हो गया F = ma लिखना, वो लिखते रहोगे, हमेशा चलते रहेगा। सो नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो नेट फोर्स हो गया N2 माइनस ये वेट फोर्स 500 इज इक्वल टू मास। मास कितना था भाई? 50 kg। अच्छा भाई, एक्सेलरेशन कितना है? तो 9 है। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से अब नॉर्मल का वैल्यू निकालेंगे। नॉर्मल का वैल्यू कितना हो गया? तो इधर गया ये 500 और प्लस ये 450 इज इक्वल टू कितना मिल गया भाई? तो ये हो गया 950 न्यूटन। 950 न्यूटन, 950, एक n नहीं लिख रहा क्योंकि इधर n लिखा हुआ है N2, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 950 न्यूटन है। इसलिए रीडिंग क्या होगा ये बता दो जरा। रीडिंग इज इक्वल टू नॉर्मल डिवाइडेड बाई 9.8। 9.8 को यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा क्योंकि जी का वैल्यू 10 है इसलिए। तो यहाँ पे हो गया 950, इसका फोर्स लगाना पड़ा न्यूटन, डिवाइडेड बाई 9.8 के बदले में क्या करेंगे? 10 करेंगे, और ये क्या मिल जाएगा भाई? 95 kg। मतलब वो बताएगा कि ये 95 kg का मोटा है, जबकि वो बेचारा 50 kg का छोटा रहेगा। उसको बोलेगा 95 kg का मोटा है। मतलब जो स्टिकर यहाँ पे अब निकलेंगे वो 95 kg दिखाएगा,
50 kg नहीं दिखाएगा, जबकि वो बच्चा था 50 kg का। समझ में आ गई बात? इसलिए वो कॉन्सेप्ट याद रखना, रीडिंग क्या होता है। क्लियर है भाई? आगे बढ़े हैं। जब भी तुम्हें रीडिंग चाहिए होगा, अपरेंट वेट चाहिए होगा, तो लिफ्ट जब अपवर्ड एक्सेलरेट होगा, जब भी अपवर्ड एक्सेलरेट होगा तो उस कंडीशन में ज़्यादा होगा। देखो भाई, एक और मैं नोट का पॉइंट लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिख लो, आप भी लिख लो। अपरेंट वेट होता क्या है? तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो कोई मैन, ध्यान देना, यह ब्लॉक ही है, मान लो मैन के बदले ब्लॉक है, तो अगर ये एक्सेलरेटेड है, मान लो अपवर्ड A0 एक्सेलरेशन, A0 है एक्सेलरेशन अपवर्ड में, तो भैया इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे नॉर्मल और ये इसका अपना वेट। ध्यान देना, यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ। तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी अपवर्ड में लिखना चाहेंगे। और अब देखो, नेट फोर्स अपवर्ड में लिखेंगे तो ये N1 माइनस mg लिखूंगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन कितना, ये A0 है, अपवर्ड में एक्सेलरेशन। अपवर्ड में एक्सेलरेशन सपोज किया हुआ है हमने कि लिफ्ट जा रहा है, या ये वेइंग मशीन समझो जा रहा है अपवर्ड में, लिफ्ट में रहेगा तभी वेइंग मशीन जाएगा। तो ये कोई भी बात नहीं है, ऐसा सिस्टम हमारा एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड में। ऐसे कंडीशन में अगर मैन या ब्लॉक रखा है तो इसका वेट कितना आएगा, तो N1 वैल्यू हुआ mg प्लस ma0। देख रहे हो, N1 जो हुआ mg प्लस ma0। अगर ये कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, अगर एक्सेलरेशन लिफ्ट का नहीं रहता, ये जो है समझो लिफ्ट है, लिफ्ट में रह के ही तो मशीन एक्सेलरेट होगा मैन के साथ। तो अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो 0 हो जाएगा ये, तो N1 हो जाएगा mg। तब हमारा जो रीडिंग आएगा वो ट्रू रीडिंग आएगा। तो रीडिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, N1 डिवाइडेड बाई g, दैट इज mkg। जो आना चाहिए था 40 kg वाले का वो 40 kg आएगा, 50 kg वाले का 50 kg आएगा। लेकिन एक्सेलरेशन 0 रहेगा तब ऐसा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होना मतलब समझो कि लिफ्ट रेस्ट में है। तब हमने इस पर खड़े हो गए और वेट कर लिया, तो आपको करेक्ट रीडिंग मिल जाएगा। जो है mkg या 40 kg है तो उसको 40 kg का रीडिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सेलरेटेड है अपवर्ड, तो ये देख रहे हो ना, एक्सेलरेशन अगर हमारा पॉजिटिव है, दैट इज अपवर्ड एक्सेलरेशन है, तो उस कंडीशन में जो हमारा अपेरेंट वेट आएगा, अपेरेंट वेट जो आएगा वो ग्रेटर देन एक्चुअल वेट होगा कि नहीं? क्योंकि एक्चुअल वेट तब होता है जब ये mg होता है नॉर्मल अगर mg रहता है तो एक्चुअल वेट था, लेकिन उसमें ऐड हो जा रहा है, देख रहे हो। तो जब एक्सेलरेटेड अपवर्ड है तो उस कंडीशन में इसमें ऐड हो रहा है, मीन्स अपेरेंट वेट जो रीडिंग आएगा वो एक्चुअल से ज़्यादा होगा। जैसे अभी हुआ 50 kg था और 95 kg बता रहा है मशीन, तो 50 kg था और 95 क्यों बता रहा है, ma0 ऐड हो गया है इसलिए। तो ये वाला केस था तुम्हारा अभी का क्वेश्चन। और अगर इसी से मैं बोलूं कि अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो, दैट इज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, अगर मान लो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो समझो कि A0 निगेटिव, अपवर्ड एक्सेलरेशन अगर निगेटिव हो जाए तो समझेंगे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि जब निगेटिव होगा तो जो हमारा N1 होगा वो हो जाएगा mg और माइनस समथिंग, माइनस ma0, समझो माइनस ma0, क्योंकि A0 का वैल्यू अब निगेटिव, डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब हो गया कि माइनस A0 हो गया, निगेटिव हो गया यहाँ पे, निगेटिव, क्योंकि A0 जो एक्सेलरेशन है ना, अपवर्ड एक्सेलरेशन समझा हुआ, तो यहाँ पे कुछ निगेटिव डालोगे, तो निगेटिव डालोगे तो ये कम हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो N1 विल बी लेस देन mg से कम हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे कंडीशन में अपेरेंट वेट विल बी लेस देन ट्रू वेट। और इस वाले में क्या है, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट। जो ट्रू वेट था उसका मतलब जब ग्राउंड पे रह करके जो वेट करता है 40 kg का इंसान, 40 kg इसमें रीडिंग देगा। इसमें लिफ्ट जब अपवर्ड एक्सेलरेटेड है तो 40 kg वाला 50 kg 60 kg भी दे सकता है। और ऐसे कंडीशन में देख रहे हो कि 40 kg वाले का 20 kg भी रीडिंग आ सकता है, 30 kg भी रीडिंग आ सकता है। मतलब यहाँ कम रीडिंग हो जाएगा। अपवर्ड एक्सेलरेटेड होगा तो ज़्यादा रीडिंग आएगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है कम रीडिंग आएगा, एक्सेलरेशन 0 है तो ट्रू आएगा। ये बात समझ में आई? तो शॉर्टकट के लिए आप याद रखना, अपवर्ड एक्सेलरेटेड मतलब अपेरेंट वेट बढ़ जाना, क्योंकि ma0 में
ma0 ऐड हो जाता है mg में। डाउनवर्ड एक्सेलरेट होना मतलब mg में ma0 सब्ट्रैक्ट हो जाना, और जब नो एक्सेलरेशन तो ट्रू वेट। याद रहेगा ये नोट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या समझ गए सारे लोग? कोई डाउट है तो बता दो अभी इसमें। लिफ्ट अगर अपवर्ड एक्सेलरेटेड था तो ये इक्वेशन लिखा, अपवर्ड एक्सेलरेशन समझ करके हमने लिखा इक्वेशन। अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा तो a0 निगेटिव कर लो, a0 निगेटिव हो जाएगा। और जब डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन तो a0 निगेटिव मतलब n1 का वैल्यू लेस देन mg मतलब अपरेंट वेट भी कम हो जाएगा ट्रू वेट से। 0 होगा एक्सेलरेशन जब, तो उस कंडीशन में n1 इज इक्वल टू mg और ट्रू वेट आएगा mkg, क्योंकि ऐसे कंडीशन में n1 डिवाइडेड बाई 9.8 करेंगे और उससे हमें ट्रू रीडिंग मिल जाएगा। तो समरी क्या बना? अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो अपरेंट वेट ज़्यादा होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है अपरेंट वेट कम होगा। ठीक है भाई, तो इधर को मैं हटा रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन मैं इसी के बहाने ये वाला जो पॉइंट आपने लिखा इस चीज़ को और समझ लो, ध्यान से समझना। मुझे पता है कि आप कितना भी खोपड़ी लगाएंगे तो 20% लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगा इसमें। आप ध्यान से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो हमारे वर्ड्स को पकड़ेगा उसका कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। वर्ड्स नहीं पकड़ोगे और आधा अधूरे मन से अगर हो इस क्लास में तो फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इफ़ अपवर्ड एक्सेलरेशन अपरेंट वेट, इसको बोल रहे हैं अपरेंट वेट, जो अपरेंट वेट होगा अपवर्ड एक्सेलरेटेड है तो अपरेंट वेट विल बी ग्रेटर देन ट्रू वेट। लो भाई, चलो ये तो बात समझ में आ गई। मैं नोट का पॉइंट लिखवा देता हूँ अलग से तुम्हें। नोट का पॉइंट लिखोगे अलग से भाई, लिखो नोट का पॉइंट। इफ लिफ्ट बोले या वेइंग मशीन बोले, लिफ्ट और वेइंग मशीन इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। लिख लो सारे लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और आता है क्वेश्चन। इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, देन तब उस कंडीशन में F इज इक्वल टू ma अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये अपवर्ड एक्सेलरेटेड है मैन सिस्टम और लिफ्ट भी जा रहा है, तो मैन पे जब लिखेंगे तो यही लिखेंगे भाई कि नॉर्मल माइनस mg, ये नेट फोर्स हुआ, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे a0, और इससे हमारा n1 का वैल्यू जो होगा वो mg प्लस ma0 होगा। और ऐसे कंडीशन में अपेरेंट वेट विल बी मोर देन ट्रू वेट, विल बी मोर देन ट्रू वेट से ज़्यादा होगा हमारा अपेरेंट वेट। नंबर 1 बात। वही दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर एक्सेलरेशन ही लिफ्ट का 0 है तो उस कंडीशन में अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू ट्रू वेट, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो नॉर्मल मिलेगा वो mg ही मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही 0 हो गया तो ट्रू वेट मिल गया है। और थर्ड केस क्या बताया भाई कि इफ़ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, जो अपवर्ड एक्सेलरेशन हम लोग ने सोचा है वो नेगेटिव है अगर, तो उस कंडीशन में अपेरेंट वेट हो जाएगा हमारा लेस देन ट्रू वेट, क्योंकि इस कंडीशन में जो नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू, देखो लिखेंगे मास इनटू, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है और अपवर्ड में फोर्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ सम एक्सेलरेशन, निगेटिव बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से आ गया n3 इज इक्वल टू mg और m3 इज इक्वल टू mg और प्लस सम निगेटिव वैल्यू, तो इससे हमें मिल जाएगा n3 इज लेस देन mg, मीन्स अपेरेंट वेट विल बी लेस देन ट्रू वेट। कितना होगा? अगर ये निकालना हो तो हमेशा नॉर्मल की ज़रूरत है, नॉर्मल आपको निकालना पड़ेगा और उसके लिए फिजिकल टू ma लिखोगे तभी नॉर्मल मिलेगा। तो जिधर एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिख देना,
डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड हो तो डाउनवर्ड में चाहो तो लिख लो, नहीं तो अपवर्ड में लिखना चाहोगे तो एक्सेलरेशन निगेटिव कर लेना। मतलब यही है पूरे समरी में कि एक थोड़ा शॉर्टकट में याद रखो, ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है तो कौन इतना सॉल्व करेगा। सीधा ये बात याद रखो कि लिफ्ट में जब चढ़ जाते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा लिफ्ट पे जब गए हो तो उस टाइम में आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि लिफ्ट में जैसे चढ़ते हैं वैसे तो वो तो नॉर्मल ही लगता है, जब तक मोशन नहीं शुरू हुआ तब तक ये नॉर्मल है, जैसे फ्लोर पे हैं वैसे ही लिफ्ट में है। जैसे ही अपवर्ड एक्सेलरेट होता है तो वी विल एक्सपीरियंस कि हमारा वेट लगता है बढ़ गया। मतलब फ्लोर को लगता है कि आप फील करोगे कि मैं फ्लोर को ज़्यादा फोर्स से पुश कर रहा हूँ। और जब 8th फ्लोर पे मान लो पहुँचने वाला है तो लिफ्ट जैसे ही 8th फ्लोर पे पहुँचने वाला होगा तो जब रिटार्ड करेगा, जब रुकना चाहेगा तो उस समय आप अपने आप को हल्का फील करोगे, लग रहा है कि फ्लोर कम फोर्स लगा रहा है, मैं भी फोर्स कम लगा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं है, ये अगर नहीं एक्सपीरियंस किया है तो अभी एक्सपीरियंस करा देता हूँ। आप चाहें तो कोई भी एक हैवी बुक या कॉपी ले लेंगे। ये बन गया लिफ्ट का फ्लोर या वेइंग मशीन का फ्लोर, ये है, तुम ही बताओगे। तुम बन गए वेइंग मशीन, रख दिया ब्लॉक। तुम बताओ अगर इस ब्लॉक को 0 एक्सेलरेशन रखना है तो वेट जितना है इसका उतना तो तुम्हें लगाने पड़ेंगे, तुम वेइंग मशीन हो। तुम ही बताओगे वेइंग मशीन कितना रोता होगा, कितना सोचता होगा, ये तुम सोच के देखो। इसका जितना वेट है उतना तुम फोर्स लगा रहे हो, इसलिए नॉर्मल का वैल्यू इज इक्वल टू mg। कब? जब एक्सेलरेशन 0 है तब। तुम्हें इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन कराने हैं तो जो तुम लिफ्ट हो या वेइंग मशीन का फ्लोर हो, तुम्हें इसको ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे तभी तो अपवर्ड एक्सेलरेट कराओ, क्योंकि ये 40 न्यूटन का 400 न्यूटन है 40 kg का, तो तुम तो 400 लगाए तो रोक के रखे हुए हो। यहाँ पे एक्सेलरेट कराना चाहते हो तो 400 से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इट मीन्स अपवर्ड एक्सेलरेशन कराना चाहते हो तो 400 से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी एक्सेलरेट होगा अपवर्ड। तो जब तुम ज़्यादा लगाओगे तो तुम रीडिंग भी ज़्यादा दोगे। जब इसके वेट से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी तो अपवर्ड एक्सेलरेट होगा, नेट फोर्स अपवर्ड में आएगा। तो जब भी अपवर्ड एक्सेलरेट कराओगे ज़्यादा फोर्स लगाओगे नॉर्मल, इसलिए ज़्यादा अपरेंट वेट रीडिंग आएगा। लेकिन इसको डाउनवर्ड एक्सेलरेट होने देना है तो भैया तुम जो 400 न्यूटन लगा रहे थे, बैलेंस कर रहे थे 40 kg को, अब इसको तुम 300 ही लगाओ, कम कर दो तो अपने आप डाउनवर्ड। तुम 300 लगाओगे, ये इसका वेट 400, तो 100 का नेट मिलेगा, उससे डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा। तो अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब तुम कम नॉर्मल लगा रहे हो, तभी डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, तो रीडिंग कम दे रहे हो। तो ये तो एक्सपीरियंस की बात है। वेट लिया, इसको अपवर्ड एक्सेलरेट कराने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेट कराने में बहुत कम फोर्स तुम्हें लगाने पड़ेंगे, ये कम फोर्स लगाने पड़ेंगे, हल्का लगेगा। तुम एक बुक को अपवर्ड एक्सेलरेट कराओ तुम्हें भारी लगेगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेट कराओ हल्का लगेगा। और अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अगर ये जी हो जाए तो नॉर्मल तुम्हारा कॉन्टैक्ट ही छूट जाएगा। जैसे ये है, कॉन्टैक्ट ही छूट जाएगा। मीन्स तुम भी जी, ये भी जी, तुम जी से थोड़ा ज़्यादा कर लो, कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। या जी भी रखोगे तो लगेगा कि यहाँ कॉन्टैक्ट है लेकिन तुम फोर्स नहीं लगा रहे, सब फ्री फॉल हो रहे हैं। तो अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू -g हो जाए तो बताओ भाई नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर -g हो जाए तो नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा mg + m × -n, और -g हो जाएगा, ये n0 का वैल्यू -g हो गया तो ये हो गया 0। 0 का मतलब 0 आएगा, रीडिंग कोई वेट नहीं दिखाएगा, 0 आएगा, कुछ है ही नहीं, लगेगा कि वेइंग मशीन में कुछ है ही नहीं। तो ये सब जो एक्सपीरियंस किया है वही चीज़ है, इसलिए इसको याद रखना कि अपवर्ड एक्सेलरेशन अगर a0 है तो ये है हमारा फोर्स नॉर्मल। अपवर्ड है एक्सेलरेशन तो ये पॉजिटिव है, ऐड अप होगा इसलिए ज़्यादा वेट। निगेटिव है, डाउनवर्ड एक्सेलरेटर है तो निगेटिव है तो कम हो जाएगा अपरेंट वेट, और 0 है तो ट्रू वेट होगा। जो भी मैंने इधर 5 मिनट में बोला, अगर आप वर्ड पे ध्यान रखे हैं तो समझ गए हैं कि अपवर्ड एक्सेलरेटेड होगा सिस्टम तो ज़्यादा अपरेंट वेट, डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड होगा तो कम अपरेंट वेट, और नो एक्सेलरेशन होगा तो ट्रू वेट मिलेगा। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो उस बात का प्रूफ दो। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लिफ्ट है, वेइंग मशीन भी है, और इसमें रमेश या सुरेश या ब्लॉक
है। द लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, लिखो गोइंग डाउनवर्ड, विद डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब लिफ्ट में जा रहे हैं नीचे 8th फ्लोर से 6th फ्लोर पे जा रहे हैं और रुकने वाले हैं। डिक्रीज करेगा ना स्पीड, जब 6th फ्लोर पे जब पहुंचने वाले होंगे तो उस समय रुकेगा, स्पीड थोड़ा कम होगा स्पीड। डिक्रीजिंग स्पीड से डाउनवर्ड लेकिन जा रहा है। अपेरेंट वेट विल बी, बताना है लेस देन मोर देन इक्वल टू, क्या होना चाहिए? एक लिफ्ट है जिसमें वही वेइंग मशीन रखा हुआ है और ब्लॉक रखा हुआ है। लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड, डाउनवर्ड जा रहा है विद डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब 10th फ्लोर से चलना शुरू किया और 5th फ्लोर पे पहुंचने वाले हैं। तो उस समय स्पीड तो डिक्रीज होगा ना, धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज होगा। तो डिक्रीजिंग स्पीड से डाउनवर्ड जा रहा है, जा तो रहा है डाउनवर्ड डिक्रीजिंग स्पीड से। तो बताओ अपेरेंट वेट ज़्यादा होगा, कम होगा या इक्वल होगा? जल्दी बताओ भाई। कम होगा। क्यों? लॉजिक भी बताओ। क्योंकि माइनस में एक्सेलरेशन। मैंने बोला था कि जो मेरे वर्ड्स को पकड़ेगा उसको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वर्ड्स नहीं पकड़ेगा, सेंस लगाता रहेगा तो गड़बड़ होगा। मैंने कभी नहीं बोला है कि माइनस होगा नेगेटिव होगा तो क्या है। माइनस होने का, एक्सेलरेशन का नेगेटिव होने का मतलब क्या? जो मैंने बताया था उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होना मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तो अभी बता दो। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है, क्लियर है। लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब पहले 100 स्पीड था, अब 90 हो रहा है, फिर 100 स्पीड था डाउनवर्ड में, 90 हो रहा है, 80 हो रहा है, फिर 60 हो रहा है, फिर यहाँ पे 20 हो रहा है, और ऐसे करते करते तो इस कंडीशन में गोइंग डाउनवर्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड तो अपेरेंट वेट ज़्यादा क्यों होगा? क्यों भाई? अरे बोला भी तो करो ना। अपेरेंट वेट ज़्यादा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है, क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है इसलिए ज़्यादा होगा। वेलोसिटी डाउनवर्ड है बट एक्सेलरेशन अपवर्ड है इसलिए ये ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन वाला लगाएंगे। मैंने बोला था एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड करता है अपेरेंट वेट ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो ज़्यादा होगा अपेरेंट वेट, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो कम होगा अपेरेंट वेट। तो अभी हमने देखा है एक्सेलरेशन किधर है, अपवर्ड है एक्सेलरेशन तो ज़्यादा होगा वेट। कुछ लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो सिर्फ इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि मैंने बोला कि अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो वो समझ लेते हैं अपवर्ड वेलोसिटी। अपवर्ड मोशन होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, डाउनवर्ड मोशन होगा तो कम हो जाएगा। डाउनवर्ड मोशन वेलोसिटी से मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन से मतलब है। जा तो रहा है डाउनवर्ड, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, अच्छा ये तो डाउनवर्ड जा रहा है, अरे डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए अपेरेंट वेट हमारा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। डाउनवर्ड जा रहा है उससे मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन किधर है उससे मतलब है। कभी वेलोसिटी का नाम थोड़ी लिया, सब एक्सेलरेशन में बात हो रही है, इसलिए वर्ड्स को पकड़ो। एक्सेलरेशन बोला जा रहा है, एक्सेलरेशन समझेंगे। ये भले ही जा रहा है डाउनवर्ड बट एक्सेलरेशन अपवर्ड है। वेलोसिटी डाउनवर्ड बट एक्सेलरेशन अपवर्ड, और जब एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो अपेरेंट वेट ज़्यादा होगा। अब कोई बोल दे कि अच्छा भाई लिफ्ट जा रहा है अपवर्ड, वेलोसिटी है अपवर्ड बट ये डिक्रीजिंग स्पीड से जा रहा है, मीन्स अब ये टारगेट वाला फ्लोर पे पहुंचने वाला है, तो फिर ये रिटार्ड करेगा तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा, वेलोसिटी के अपोजिट हो जाएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जैसे ही निगेटिव डाउनवर्ड में हुआ, जैसे ही डाउनवर्ड में हुआ, डाउनवर्ड निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, हमें डाउनवर्ड से मतलब है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अपेरेंट वेट विल बी लेस देन।
सो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखना है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं देखना है। अब मान लो वेलोसिटी ऐसे है, लिफ्ट जा रहा है डाउनवर्ड में, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी है मान लो। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इस कंडीशन में अपैरेंट वेट विल बी इक्वल टू ट्रू वेट। ये नहीं सोचना है कि अच्छा ये तो जा रहा है डाउनवर्ड में, वेलोसिटी डाउनवर्ड है बट एक्सेलरेशन तो जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो ट्रू वेट मिलेगा। एक्सेलरेशन ही देखने हैं, अपवर्ड एक्सेलरेशन तो ज़्यादा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो कम, और नो एक्सेलरेशन तो ट्रू वेट। इसलिए यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड, बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड नहीं है, ट्रू वेट। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, अब तो क्लियर हुआ। एक्सेलरेशन पे फोकस रखने हैं, वेलोसिटी से मतलब नहीं रखने हैं, वेलोसिटी से डिसाइड करना है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब जिधर वेलोसिटी उसके अपोजिट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो जिधर मोशन उधर ही, जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन। ये तो पहले ही बताया है। जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड इंक्रीज होता है, और जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी कि दोनों के साइन डिफरेंट हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उस कंडीशन में स्पीड का क्या होगा भाई? तो डिक्रीमेंट होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो स्पीड इंक्रीमेंट। क्यों? दोनों नेगेटिव मतलब दोनों सेम डायरेक्शन, तो स्पीड में इंक्रीमेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन है सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन। भाई बहुत छोटे छोटे चीज़ हैं, बस ध्यान देने की बात है। दोनों ये कुछ लोग जो सोचते हैं कि एक्सेलरेशन का साइन देख के बता देंगे स्पीड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। भैया खाली एक्सेलरेशन के साइन से मतलब नहीं होगा, वेलोसिटी का भी साइन साथ में चाहिए, तब कंक्लूजन मिलेगा। अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिक्रीमेंट होगा। ये नहीं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया तो एक्सेलरेशन हो गया, वो सब 9th-10th में सोचते थे। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो स्पीड अप होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव तो स्पीड बढ़ेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, स्पीड कम होगा। अपैरेंट वेट के नाम पे यही जानना है, अपवर्ड एक्सेलरेटेड है तो अपैरेंट वेट ज़्यादा होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है तो अपैरेंट वेट कम होगा। कोई कन्फ्यूज़न किसी को? नहीं है कन्फ्यूजन। चलो क्वेश्चन देखो। ए कार एक्सेलरेट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाई। भाई कार जब मूव करता है हॉरिजॉन्टल रोड पे तो फोर्स कितना होता है, किस फोर्स के चलते ये हो रहा होता है? कार एक्सेलरेट करता है हॉरिजॉन्टल रोड पे ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाई इंजन ऑफ द कार, ड्राइवर ऑफ द कार, कार ऑन द अर्थ और रोड ऑन द कार। कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कार के मोशन के लिए, कार के एक्सेलरेशन के लिए? कार एक्सेलरेट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, कार एक्सेलरेट करता है हो। बोलो भाई। देखो ये जो एक्सेलरेशन होगा कार का एक्सेलरेशन, वो कौन कराएगा? फ्रिक्शन कराएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स ही तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कराएगा। एक वेट लग रहा है कार का नॉर्मल, कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं करा सकता, डाउनवर्ड में लग रहा है, और एक नॉर्मल लग रहा है रोड का, वो भी एक्सेलरेशन नहीं कराएगा। रोड एक हॉरिजॉन्टल लगाएगा, वही एक्सेलरेशन कराएगा। मैन भी मूव करता है ना, तो मैन भी रोड पे क्यों मूव कर पाता है भाई? तो मैन भी इसलिए मूव करता है कि फ्रिक्शन लगा हो। मैन का मोशन या कार का मोशन, अगर मैन का मोशन को आप ध्यान दो तो मैन का मोशन कैसे होता है, ये जरा आप समझो। मैन का मोशन कैसे होता है? मैन रोड पे जब खड़ा होगा ऐसे वर्टिकल, तो उस कंडीशन में भाई ये फ्लोर नॉर्मल फोर्स लगाएगा और इस पे लगेगा मैन पे वेट फोर्स डाउनवर्ड। इन दोनों में कोई भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं करा सकता, तो मैन रुका रहेगा। जैसे मैं अभी हूँ, रुका हुआ हूँ, मैं चलूँगा कैसे आगे, एक्सेलरेट कैसे करूँगा आगे?
तो पैर को टिल्ट करके फोर्स लगाऊंगा ऐसे, तभी चल पाऊंगा। देखा होगा रेस जब होता है 100 मीटर का रेस, 200 मीटर का रेस, तो पहले से ही मना होता है कि भाई पहले से नहीं दौड़ना है, जब तक सिग्नल ना मिले दौड़ना नहीं शुरू करना है। ठीक है भैया, नहीं दौड़ेंगे, पोजीशन तो कैसा भी कर सकते हैं ना। हाँ, पोजीशन कैसे भी कर सकते हो। तो भैया पोजीशन क्या होता है दौड़ने वाले का, जब रेस स्टार्ट होने वाला तो पहले से ही ऐसे पोजीशन बना के रखता है, जैसे ही सिग्नल मिला फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ऐसे टिल्ट होकर के रहता है और ऐसे फोर्स लगाएंगे रोड पे। रोड भी हमें इसका रिएक्शन फोर्स देगा, रोड भी हमें क्या देगा, इसका रिएक्शन फोर्स देगा, ऐसे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स देगा। आप सैंड पे अगर होते हो तो एक्सेलरेट करना चाहोगे तो रिएक्शन फोर्स ऐसा मिलेगा नहीं, स्लिप कर जाता है पैर। जहाँ भी फ्रिक्शन कम होगा वहाँ पे स्लिप कर जाएगा। ये जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा, तुम ऐसे फोर्स लगाओगे, रिएक्शन फोर्स ऐसे मिलेगा। इसी का एक कंपोनेंट है इधर और एक कंपोनेंट है इधर। ये जो कंपोनेंट है वो है फ्रिक्शन और ये जो कंपोनेंट है वे है नॉर्मल। अब इस मैन पे लगने वाला फोर्स है एक वेट फोर्स। ध्यान से सारे लोग समझे, नहीं तो फोर्स के चक्कर में कुछ लोग फंस जाएंगे। मैन पे लगने वाला वेट फोर्स है, मैन पे लगने वाला ये फोर्स है। इस फोर्स को रिजॉल्व करके ये समझ लिए, ये समझ लिया। अब मैन पे समझ लो, दो फोर्स लग रहा था मैन पे, एक वेट और दूसरा वेट फोर्स और दूसरा रिएक्शन फोर्स जो फ्लोर ने लगाया, रोड ने लगाया। क्या हो गया? अब आ गया? देखो मैन कैसे मोशन करता है उसको जरा समझो, फिर रोड का भी समझ लेंगे। मैन पर लगने वाला फोर्स सारे लोग ध्यान से सुन लें। जब खड़ा होता है इंसान तो एक वेट लगता है, एक नॉर्मल लगता है और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगता है, काउंटर बैलेंस किए रहता है और मैन इस तरह से घंटों खड़े रहता है। ठीक है, चलेगा कैसे, एक्सेलरेट कैसे करेगा? तो एक्सेलरेट करने के लिए मैन को ऐसे टिल्ट करके फोर्स लगाना पड़ता है। यह है फोर्स ऑन रोड बाई मैन और इसी का रिएक्शन फोर्स ये मिलता है, ये है फोर्स ऑन मैन बाई फ्लोर या रोड बोले ऐसा। और ये है फोर्स वेट फोर्स। ये कौन सा फोर्स है भाई? तो ऑन मैन बाई अर्थ। अर्थ का ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मैन पे लगने वाला फोर्स को कंसीडर करो। मैन पे लगने वाला एक ये फोर्स है और दूसरा एक ये फोर्स है, रिएक्शन फोर्स। यही तो है फोर्स ऑन मैन, फोर्स ऑन मैन। फोर्स बाई मैन, फोर्स बाई मैन नहीं कंसीडर करना है। अगर मैन का एक्सेलरेशन जानना चाहते हो, जिस सिस्टम का एक्सेलरेशन जानना चाहते हो, उस सिस्टम पर लगने वाला फोर्स ही F=ma में आता है। तो इसलिए अगर मैन का एक्सेलरेशन निकालना हो तो नेट फोर्स ऑन मैन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अ मैन। तो भैया जैसे ही पैर से मैन ने फ्लोर को फोर्स लगाया, फ्लोर ने रिएक्शन दिया। इसने जो मैन ने जो रोड पे लगाया उससे रोड डिप्रेस होगा या रोड को इफेक्ट आएगा। इसने जो लगाया उसका मैन पे इफेक्ट आएगा या यूज़ करेगा। तो फोर्स बाई मैन नहीं कंसिडर करना है, लेकिन फोर्स जो रोड ने मैन पे लगाया हो वो काउंट करना है। तो मैन पर लगने वाला फोर्स एक ये हुआ, एक ग्रेविटी का फोर्स। इसलिए बुक हो चाहे कहीं भी देखोगे ये वाला नहीं दिखाया जाएगा फोर्स, ये फोर्स नहीं दिखाया जाएगा। मैन सिस्टम पे एक ये लग रहा है रिएक्शन और एक ये वेट। ये फोर्स कैसे लगा? तो भैया मैन ने लगाया ऐसे, उसका अगेंस्ट में रिएक्शन फोर्स लगा। मैन ऐसे लगाएगा तो रिएक्शन ऐसा पाएगा, ऐसे लगाओगे अगर फोर्स तो रिएक्शन ऐसा ही नॉर्मल पाओगे। तो ये जो फ्लोर ने फोर्स लगाया यही टिल्ट होके लग रहा है। इसी का एक कंपोनेंट फ्रिक्शन है और दूसरा कंपोनेंट इसका नॉर्मल है। तो ये जो नॉर्मल है वो वेट को बैलेंस करेगा, जैसे अभी कर रहा था ये नॉर्मल वेट को बैलेंस कर रहा था, वैसे ही अभी भी नॉर्मल वेट को बैलेंस करेगा। लेकिन अब ये जो टिल्ट करके रोड फोर्स लगा रहा है उसका एक कंपोनेंट तो नॉर्मल वेट को बैलेंस कर रहा है, लेकिन दूसरा कंपोनेंट यही है जो मैन को एक्सेलरेट कराएगा। इस तरह से मैन
आगे एक्सेलरेट होता है। इसलिए इस पोजीशन पे रनर जो होता है वो इस पोजीशन में आकर के सिग्नल का वेट करता है। जैसे सिग्नल आया, फोर्स लगाया, मोशन ये फ्रिक्शन लिया और चल दिया। अगर ये सैंड पे कर दिया जाएगा तो सैंड पे फोर्स लगाएगा तो सैंड यहाँ रुकेगा नहीं, रिएक्शन नहीं डेवलप करेगा, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, मैन इधर आ जाएगा, वो एक्सेलरेशन नहीं मिल पाएगा। उतना एक्सेलरेशन, उतना आप ज़्यादा स्पीड से सैंड पे नहीं भाग सकते जितना रोड पे भाग सकते हैं, क्योंकि रोड पे फ्रिक्शन ज़्यादा मिलता है। तो उसी तरह से कार का मोशन जब होता है, या बाइक का मोशन हो, या साइकिल का मोशन, सिंपलेस्ट साइकिल का मोशन देखोगे तो जब टायर से, जब हम लोग पैडल मारते हैं तो टायर से जो फोर्स लगाते हैं, इस टायर को घुमाने का टेंडेंसी रखते हैं ऐसे कि ये इसमें घूमे, ऐसे ये रोटेट करे व्हील, और ये रोटेट करने के चक्कर में फ्लोर को ऐसे फोर्स लगाता है और फ्लोर इस पर रिएक्शन फोर्स ऐसे देता है। इसी रिएक्शन का एक कंपोनेंट होता है फ्रिक्शन, एक होता है नॉर्मल। यही फ्रिक्शन आपको आगे एक्सेलरेट कराता है। इसलिए कार का जो मोशन हो रहा है वो ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द कार, यही है कार का एक्सेलरेशन का रीजन। बाय इंजन से क्या होता है, इंजन स्टार्ट कर देने से थोड़ी कार मोशन करने लग जाएगा, इंजन से नहीं होगा। जब तक इंजन क्या करता है, व्हील को ऐसे रोटेट कराने का टेंडेंसी देगा। जब एक्सेलरेशन दोगे तो ऐसे रोटेट करना चाहेगा तो व्हील के थ्रू ऐसे फोर्स लगेगा, इस पे ये इधर स्लिपिंग करना चाहेगा और इस पे फ्रिक्शन जो लग करके अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन जो इस डायरेक्शन में लगता है वही हमारा एक्सेलरेट कराता है। यही अगर सैंड पे तुम कार को ले जाओ, सैंड पे, या साइकिल को ले जाओ सैंड पे, बिल्कुल ड्राई सैंड हो और ऐसे कंडीशन में तुम इसको रोटेट करना चाहो, पैडल मारना चाहो, तो ये यहाँ स्लिप कर जाएगा, फ्रिक्शन नहीं दे पाएगा, तो आप एक्सेलरेट नहीं करा पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इंजन फोर्स लगा के नहीं कराएगा, ड्राइवर ऐसे स्टीयरिंग पे धक्का मार देगा, उससे फोर्स नहीं चलेगा। कार ऑन द अर्थ, तो फोर्स बाई कार ऑन अर्थ, फोर्स बाई मैन ऑन अर्थ से नहीं मैन चलता है, फोर्स बाई मैन ऑन अर्थ से नहीं चलता, फोर्स बाई अर्थ, फोर्स बाई फ्लोर ऑन मैन, उससे चलता है। फोर्स बाई रोड ऑन द कार, फोर्स एक्सर्टेड बाई रोड ऑन द कार, इससे चलता है। बोलो ठीक है भाई, क्लियर है? Yes sir, clear. Yes. देख लो भाई, किसी को डाउट है तो। मैन पे लगने वाला फोर्स, तो ये फ्रिक्शन है, यही फ्रिक्शन है, यही इसको एक्सेलरेट कराएगा। दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही एक फ्रिक्शन है हॉरिजॉन्टल में, तो यही फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेट करा रहा है। दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बोलो। चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा हो गया लगता है आज, तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो गए बस। ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ब्लॉक ऑफ मास 1 kg ब्लॉक लाई कर रहा है, जल्दी से एक ट्राई मार लो भाई। लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन ए ट्रक, the coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. If the acceleration of the truck is 5 meter per second square, the frictional force acting on the block is। चलो भाई, एक ट्रक आ गया, समझ लो क्वेश्चन को, आप समझ लो, मैं तो एक बार में समझ लिया, आप समझो इसको। अरे भाई फ़ोन क्यों आते हो? अब आ रहा है आवाज़? Yes sir. Yes sir. चलो भाई इसको ट्राई कर लो। देखो भाई 1 kg का ब्लॉक, ये वैसा ही है, ट्रेन की तरह है, ये ट्रक जा रहा है। ठीक है भैया, ट्रक जा रहा है अपना, दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, ब्लॉक एंड द सरफेस में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.6। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे कितना होगा, ब्लॉक पे कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो तुम्हें पता है कि जब ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, इधर ये एक्सेलरेशन है इसका, एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक बैकवर्ड जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन इस पे ब्लॉक पे ऐसे राइटवर्ड लगेगा ये फ्रिक्शन, और ट्रक पे फ्रिक्शन देखेंगे तो ये लेफ्टवर्ड लगेगा।
लेकिन हमें ट्रक पे नहीं देखना, हमें ब्लॉक का देखना है। तो ब्लॉक पर लगने वाला देखेंगे तो ब्लॉक का मोशन लेफ्टवर्ड में जाने का था विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ब्लॉक हैव टेंडेंसी टू मूव बैकवर्ड, hence friction on block is in किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल होगा भाई फॉरवर्ड एक्शन। यही तो उसको एक्सेलरेट करा रहा है। अभी तो पहले देखा था यही क्वेश्चन, तो ऐसा देखा था हम लोगों ने। तो भैया फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेट कराएगा, तो फ्रिक्शन का तो एक लिमिटिंग वैल्यू होता है, तो इसीलिए बॉक्स के एक्सेलरेशन का भी लिमिटिंग वैल्यू होगा। अगर आपको चाहिए इसका लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि देखो भाई ये दे दिया हुआ है ट्रक का एक्सेलरेशन 5, अरे भाई तो इसका भी 5 एक्सेलरेशन हो पाएगा तभी तो साथ जाएगा। इसका मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो सकता है मैं वो जानना चाहता हूँ। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स या ब्लॉक जो भी है वो निकालना चाहते हैं, तो एफ एक्स मैक्स डिवाइडेड बाई मास। एफ एस मैक्स कितना होगा, तो म्यू एस इंटू नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे है एम जी। नॉर्मल का वैल्यू कितना है भाई, तो वो तो है एम जी, डिवाइडेड बाई एम करोगे यानी कि म्यू एम इंटू जी। म्यू एम है 0.6, म्यू एस जो है 0.6 है और जी का वैल्यू है 10। तो इसलिए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मैक्सिमम ये रख सकता है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैक्सिमम 6 हो सकता है, लेकिन लकी रहा ब्लॉक कि ट्रक का एक्सेलरेशन 5 ही है, इसलिए इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम है। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रक इज लेस देन ए मैक्स ऑफ ब्लॉक, सो कंबाइंड मोशन होगा। सो कंबाइंड मोशन दैट इज नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं होगा। स्लिपिंग नहीं होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा भाई, तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। कितना होगा, तो जितना ज़रूरत है उतना ही होगा। कितना ज़रूरत है भाई, 5 का एक्सेलरेशन है तो 5 के साथ ही तो जाएगा ये भी। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक का, 5 है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रक इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए फ्रिक्शन भी इतना ही लगेगा कि ट्रक का एक्सेलरेशन 5 दे पाए। तो ब्लॉक का मास था 1 kg, एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए ये हो गया 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये kg है यानी कि 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का ही लग रहा था फोर्स, जबकि लिमिटिंग में 6 न्यूटन तक लग सकता था। तो 5 न्यूटन का ही इस पे फोर्स लग रहा है और ब्लॉक को 5 का एक्सेलरेशन दे रहा है, और ये साथ साथ जा रहे हैं, झूमते हुए जा रहे हैं, घूमते हुए जा रहे हैं। इसका भी हमारा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम हो सकता है 6। अगर ये 5.5 कर ले एक्सेलरेशन, ये भी 5.5 से चलेगा, क्योंकि ये अपना वैल्यू बढ़ा लेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सब कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये अपना वैल्यू ट्रक रुकने वाला है, अब 2 कर लिया एक्सेलरेशन, तो ये भी 2 कर लेगा, अपना फ्रिक्शन कम कर लेगा, 2 का एक्सेलरेशन। 0 कर लेगा तो ये भी 0 कर लेगा, फ्रिक्शन अपना वैल्यू 0 कर लेगा, रुका रहेगा। फिर चलने लग गया 5 का एक्सेलरेशन, तो 5 का एक्सेलरेशन से ये भी चलेगा, साथ साथ चलेगा। जब तक ये 6 से कम रखा है एक्सेलरेशन, तब तक साथ साथ चलेंगे। 6 से ज़्यादा किया तो स्लिपिंग हो जाएगा, क्योंकि इसको 5 से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. Yes sir. तो बस ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अक्षिता क्लियर हो रहा है भाई? पीयूष क्लियर हो रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन को तो आप कर सकते हो आराम से। देखो, ट्रॉली ऑफ मास 20 kg, ये रहा ट्रॉली, देखो मास 20 kg दे रखा है। 20 kg का मास अटैच टू ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स बचे हुए हैं, वो करना है। अटैच्ड है 4 kg बाई ए मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली एज सोन इन फिगर। इधर हमारा 4 kg, इधर ये 20 kg है। अच्छा ठीक है भाई, ये 4 kg, इधर हमारा ये 20 kg। If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.02, coefficient of kinetic friction यहाँ दे दिया हुआ है 0.0। जैसा क्वेश्चन में
एफ के का ज़रूरत होता है, म्यू के का ज़रूरत होता है, म्यू के दे देता है, म्यू एस की ज़रूरत होता है, म्यू एस दे देता है, कभी कभी दोनों की ज़रूरत होता है, एक ही म्यू दे देता है, तो उसमें दोनों समझ लेते हैं। तो चलो दे दिया हुआ है म्यू के। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली एंड ब्लॉक सिस्टम, ट्रॉली ब्लॉक सिस्टम का कितना एक्सेलरेशन होगा, तो ये वाला ये नीचे ले जाना चाह रहा है, ये ऐसे ले जाना चाह रहा है, ये वाला डाउनवर्ड में वेट फोर्स लगेगा इस पे। वेट फोर्स कितना भाई, तो 4 × G 40 न्यूटन। 40 न्यूटन ये इधर ले जाना चाहेगा, इसका वेट ऐसे लग रहा है 200 न्यूटन, इसका तो वेट लग रहा है 200 न्यूटन। तो ये जो 200 न्यूटन लग रहा है, इसका वेट इस 200 न्यूटन से ना तो ये इधर जाना चाह रहा है ना इधर जाना चाह रहा है, मीन्स इसका मोशन में ना सपोर्ट मिलेगा ना अपोज मिलेगा। वैसे ही ये नॉर्मल है, इसका भी मोशन में, क्योंकि मोशन तो इधर इस डायरेक्शन में होना है, तो मोशन में ना सपोर्ट ना अपोज। और ये जब कंबाइंड सिस्टम ले लेंगे तो ये टेंशन का फोर्स भी इंटरनल बन जाएगा, तो इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये टेंशन इधर लग रहा हो, ये टेंशन इधर लग रहा हो, ये सब बेकार है, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड सिस्टम ले लिया। फॉर टू ब्लॉक सिस्टम एक्सेलरेशन एक ही बार में निकालना हो तो इफ़ेक्टिव फोर्स कितना, मास ऑफ द सिस्टम कितना, एक ही बार में काम कर सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, तो यहाँ देख रहे हो 40 kg तो पूरा का पूरा एक्सेलरेट कराना चाह रहा है इस सिस्टम को, कि ये ऐसे जाए और ऐसे एक्सेलरेट हो जाए, ऐसे जाए और ये एक्सेलरेट हो जाए। तो इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए 40 न्यूटन तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन ये नहीं दे रहा, टेंशन तो इंटरनल है। एक चीज़ और है जो आपको यहाँ पे काउंट करने पड़ेंगे, वो क्या है भाई, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि जैसे ये मोशन करेगा यहाँ लगेगा फ्रिक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि जब मोशन हो रहा है इधर एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसका मतलब मोशन होगा तभी तो एक्सेलरेशन, तो ये एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर जो लगेगा वो। तो ये वाला तो भाई टेबल के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड जाना चाहेगा, फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड लगेगा, इसलिए ये 40 न्यूटन जो ये वेट फोर्स है ये इसको एक्सेलरेट कराना चाहेगा ऐसे, बट ये इसको अपोज करेगा, इसलिए इफेक्टिव फोर्स हो गया इतना माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 20 + 4। समझ गए, इफेक्टिव फोर्स 40 माइनस फ्रिक्शन। यहाँ तो फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ तो हैंग कर रहा है, फ्रिक्शन तो यहाँ है ये, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 40 माइनस, बताओ भाई फ्रिक्शन कितना, म्यू के इंटू एन, म्यू के है 0 पॉइंट कितना 02, एन का वैल्यू कितना है भाई 20 kg है, 20 × 10, 2 0 तो 2 0, 2 2 जा 4 न्यूटन। सो 4 न्यूटन, तो ये 4 न्यूटन सब्ट्रैक्ट कर दोगे भाई, डिवाइडेड बाई 24 कितना मिल गया भाई 36 डिवाइडेड बाई 24 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये मिल गया, यानी कि 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया इसका एक्सेलरेशन, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मिल गया इसका एक्सेलरेशन। बोलो भाई क्लियर है? जब हम सेक्शन निकालते हैं 20 kg ब्लॉक का, तो हमने उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्यों नहीं लिया कुछ? किसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लें? फ्रिक्शन का। 20 kg का, क्योंकि 4 kg से पुल कर रहे हैं। फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करना। जब हमें 20 kg का जो फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, हाँ, तो उसमें हमने वर्टिकल कंपोनेंट 0 रखा है, क्योंकि पूरा हमने डाउनवर्ड वाले फ्रिक्शन के लिए देखो म्यू के इंटू एन करने हैं। म्यू के क्या वैल्यू 0.6 दिया है ना, 0.02 दिया है। नॉर्मल का वैल्यू यहाँ जो सरफेस पे फ्रिक्शन लगना है, यहाँ पे नॉर्मल कितना लग रहा है ये चाहिए, नॉर्मल हमें ये वाला नॉर्मल चाहिए। तो ये नॉर्मल कौन लगेगा भाई, तो इसका जो 20 kg का जो वेट है वो है 20 kg का वेट 200 न्यूटन। तो ये 200 न्यूटन को ही काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, मीन्स नॉर्मल का वैल्यू यही 200 न्यूटन
होगा 20 kg का 200 न्यूटन। तो यहाँ पे नॉर्मल, जहाँ फ्रिक्शन निकालना है वहाँ के थ्रू जो नॉर्मल लग रहा है वो कितने वैल्यू का है, तो वो नॉर्मल तो 200 वैल्यू का है। इधर वाले से कोई मतलब नहीं है इसके फ्रिक्शन को, इसको मतलब है कि म्यू के कितना है और एन यहाँ पे जो जहाँ पे सरफेस पे देख रहे हो फ्रिक्शन वहाँ के थ्रू नॉर्मल क्या लग रहा है, तो नॉर्मल लग रहा है 200 न्यूटन। तो हमने यहाँ पे 200 लिखा और इससे हमारा 4 न्यूटन आया। अब फिर से बताओ अपना डाउट क्या है। मुझे लग रहा था कि वो पुल कर रहा होगा तो फिर उसका फ्रिक्शन चेंज होगा। ये वाला पुल कर रहा हो ये, तो ये पुल करेगा भाई, तो ये तो अलग चीज़ है ना। ये पुल करेगा तो एक तो दोनों मिला के अगर सिस्टम लिए हैं तो ये तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं, और अकेले भी लेंगे तो इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अकेले भी लेंगे तो फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें म्यू एस चाहिए, म्यू के चाहिए और एन चाहिए। एन में इसका क्या कंट्रीब्यूशन, एन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। हमें तो नॉर्मल चाहिए, हमें नॉर्मल चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन तो काइनेटिक होता है म्यू के इंटू एन, एन चाहिए। एन में टेंशन को कोई लेना देना नहीं है, टेंशन रहे मत रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, बस एक मिनट इसका अलग अलग अगर इक्वेशन लिख के सॉल्व करें। ये तो कंबाइंडली कर दिया इससे शॉर्टकट, लेकिन आप अलग अलग लिखना चाहोगे तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड समझ रहे हैं, तो इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डाउनवर्ड में, नेट फोर्स डाउनवर्ड में इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड में ऐसा लिखेंगे। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड में हो जाएगा ये 40 न्यूटन, 4 kg था, 40 माइनस इधर फोर्स मान लो ये T1 है टेंशन, तो ऐसा लिखेंगे T1, क्योंकि सिर्फ 40 kg वाले को सिस्टम, 4 kg वाले को सिस्टम लिया, सिर्फ 4 kg वाले को सिस्टम लिया, तो ये है, ठीक है। तो 40 माइनस टी इज इक्वल टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन ए करोगे, ठीक है, एक इक्वेशन मिलेगा। दूसरा इक्वेशन इसके लिए लिखोगे, तो इसके लिए जब लिखोगे ना, ध्यान देना, इसके लिए जब लिखेंगे तो ये नॉर्मल, ये फोर्स इसको नहीं एक्सेलरेट कराएगा, कौन, इसको सिस्टम लेंगे तो ये T1 है एक्सटर्नल फोर्स, T1 इधर फ्रिक्शन, ये है हमारा 20 kg वाला। इसके लिए लिखेंगे नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में राइट वर्ड में, मास इंटू एक्सेलरेशन भी राइट वर्ड में, T1 माइनस फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वैल्यू यही आएगा म्यू इंटू एन, एन जो था 200, यानी कि T1 माइनस 4 इज इक्वल टू मास 20 kg इंटू एक्सेलरेशन ए। ये मिल गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। और इन्हीं दोनों को सॉल्व करते, सॉल्व करने के लिए क्या करते, दोनों को ऐड करते, ऐड करने से क्या होगा, T1 कैंसिल हो जाएगा, 40 माइनस 4 36 इज इक्वल टू 4 और ये 24 ए का वैल्यू मिल जाता 36/24, काम हो जाता है इसका भी। समझ गए। अलग अलग अगर लिखते तो एक बार 4 kg को सिस्टम बनाते और एक बार ये 20 kg को सिस्टम बनाते। 4 kg को जब बनाया तो सिर्फ यहाँ पे 40 न्यूटन और इधर ये टेंशन और ये डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन, 40 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, और इधर T1 माइनस 4 काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये mg नॉर्मल को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ। ऐसे ऐसे खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तुम्हें मैंने होमवर्क के लिए एक PDF दिया हुआ है आज, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराए इतने कि आप होमवर्क में आपका ब्रेन थोड़ा सा और खुल जाए, ताकि आप होमवर्क पे और बेटर वे में अटैम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि पर्पस ये नहीं है कि मैं कितना बोर्ड पे सॉल्व करूँ, पर्पस ये है कि मेरे सॉल्व करने से और बताने से आपके कितने सॉल्व हो रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए थोड़ा सा खोपड़ी आज खुला। अब आज के बाद फिर आप अटैम्प्ट करेंगे उस क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं आगे के क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट करेंगे। मैं लिख दूंगा कौन कौन क्वेश्चन नंबर आप अभी कर सकते हैं। एक छोटे मोटे टॉपिक जो छूटे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में मैं फिनिश कर दूंगा ये चैप्टर।